नमस्कार। सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। यूपी में उमेश पाल मर्डर केस में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लोग सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं। पूछा कि राजू पाल की कौन सी जाति थी, उमेश पाल की क्या जाति थी, राजू पाल की क्या गलती थी, क्या अपने दम पर विधायक बनना ही राजू पाल की गलती थी? जो आपके हिसाब का नहीं होता उसे आप पेशेवर अपराधियों से मरवा देते हैं। योगी ने एक आरोपी सदाकत के अखिलेश यादव के साथ फोटो वायरल होने पर भी सवाल उठाए। कहा आप अपराधी से हाथ मिलाते हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल होता है और आप कहते हैं कि डिजिटल मीडिया में ये सब चलता रहता है। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता अतीक अहमद पर योगी सरकार का एक्शन सख्त हो गया। अतीक के करीबी जफर के घर को प्रशासन ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। आरोप है कि जफर के घर पर ही शूटर रुके थे। साथ ही जफर ने अतीक की पत्नी शाइस्ता को भी घर में पनाह दी थी। दूसरी तरफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए अतीक के भाई अशरफ की पत्नी को भी हिरासत में ले लिया है। वहीं माफिया अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अतीक के वकील ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि अतीक को यूपी पुलिस से जान का खतरा है और साबरमती जेल से यूपी लाते वक्त अतीक की गाड़ी पलट सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने भी कहा कि बिकरू कांड का विकास दुबे नहीं बचा तो ये कौन है? अब बड़े सवाल क्या क्या है जिन पर बहस होनी है। बड़ा सवाल यह है कि यूपी में कुछ पार्टियां सियासी फायदे के लिए क्या माफियाओं को संरक्षण देती रही हैं? क्या गुंडे बदमाशों के खिलाफ योगी के एक्शन को भी सियासी नफे नुकसान से तौल रही हैं पार्टियां? क्या माफिया के खिलाफ योगी का बुलडोजर देश में मॉडल बन गया है? इस पर करेंगे बड़ी बहस और पूछेंगे तमाम सवाल। लेकिन उससे पहले आपको बता दें अब तक का अपडेट। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर रहे हैं, अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे इस चीज के लिए निर्णय तुरंत मिलनी चाहिए। यानी आप ठेका ले चुके हैं जाति का, ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने क्या कहा? मैं तो ऊपर वाले से मांग कर रहा हूं कि इसकी गाड़ी पलटे। माफिया अगर कहीं छुपे होंगे, इनको पाताल लोक से भी खोज कर लाएंगे। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जितनी भी कानून के दायरे में कार्रवाई कठोर से कठोर की जा सकती है की जाए। पुलिस उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। जिसने कानून तोड़ा है, अवैध जमीनें हत्याई हैं, उनके ऊपर जरूर बुलडोजर जरूर चलेगा। तो कई सारे सवाल हो गए हैं। योगी ने एक स्पीच दिया है, योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री ने, और अखिलेश यादव जी पर कई तरह के हमले किए हैं। उनका सीधा सीधा हमला समाजवादी पार्टी पर था, उन पार्टियों पर था जो माफिया को संरक्षण देती हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। मेरे साथ सुब्रत पाठक हैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ेंगे, मेरे साथ घनश्याम तिवारी स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के वो जुड़ेंगे, मेरे साथ फॉर्मर डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह जी जुड़ेंगे, मेरे साथ डॉक्टर पवन राव अंबेडकर जुड़ेंगे, स्पोक्स पर्सन है एआईएमआईएम के, और डॉली शर्मा जुड़ेंगी जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, और साथ ही डीके दुबे साहब नजर आ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन सबसे पहले मेरे क्विक 2 सवाल सुब्रत पाठक से। सुब्रत पाठक साहब, आपने तो एकदम से जता ही दिया कि भाई गाड़ी पलटा दिया जाए और इनको जो है अब हटा दिया जाए। इसी तरह की बात आपने ट्वीट में कही है। मैं आपका ट्वीट पढ़ के भी सुनाता हूं, टेक्स्ट में भी चलेगा वो। उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा में उमेश पाल सहित पुलिस सुरक्षा कर्मी की हत्या सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार पर
हमला है। याद रखो, जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं। और अब यदि अतीक की गाड़ी, अतीक की भी पलट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये तो आप सांसद के तौर पर आप इतने जिम्मेदार पद पर हैं, जनता ने आपको चुना है, ये तो आप साफ साफ कह रहे हैं कि अतीक अहमद को जो है यूपी पुलिस मार दे। नहीं, देखो, बिल्कुल जिनको उत्तर प्रदेश में कानून के साथ में खिलवाड़ करना है और जो उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों के संरक्षण में जिनका जन्म हुआ, माफिया बने, अपराधी बने, सांसद बने, विधायक बने, अतीक बने, मुख्तार बने, तो ऐसे लोग जो किसी की भी हत्या केवल अपने क्षणिक लाभ के लिए करा सकते हैं। वो नहीं सोचते कि जिसको हम मार रहे हैं इसकी बूढ़ी माँ कैसे बिलखेगी, वो नहीं सोचते जिसको हम मार रहे हैं इसकी पत्नी बेचारी कैसे रोएगी, वो नहीं समझ रहे हैं कि उनके बच्चों का बेचारों का क्या होगा, कैसे उनका भविष्य सुधरेगा। तो जब वो कुछ भी नहीं सोचते, उन्हें लोगों से सिंपैथी नहीं है, तो हमें इन दुर्दांतों से मुझे भी कोई सिंपैथी नहीं है। सिंपैथी नहीं है, लेकिन आप सांसद हैं, आप हत्या की धमकी दे रहे हैं एक तरह से, परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से आप ये कह रहे हैं यूपी पुलिस को कि भाई नहीं, अरे भाई आप नहीं, आप बात तो समझो ना। मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा कि जब जो भाई जो पुलिस के ऊपर हमला करेगा, सरकार के ऊपर हमला करेगा, भाई पुलिस के ऊपर हमला विकास दुबे ने किया, क्या हुआ आपको देखा आपने? तो कुल मिलाकर जब विकास दुबे नहीं बचा तो ये कहां से बच जाएगा? मेरा तो इतना ही कहना है केवल। अच्छा, मुझे बताइए, अगर हत्या का जवाब हत्या है तो क्या कोई समाज में बचेगा? एक दूसरे को मारेगा, दूसरा तीसरे को मारेगा, तीसरा चौथे को मारेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समस्या हत्या का जवाब हत्या नहीं है। समस्या यह है कि जो लोगों को आतंकित करके, उनको भयग्रस्त करके अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, सत्ता का संरक्षण पाते थे, ऐसे लोग जो आज उनको नहीं समझ में आ रहा है कि अब ये सरकार वो सरकार नहीं रही है जो आपको जेल में बैठकर बिरयानी खिलाएगी। ये सरकार बिरयानी खिलाने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार यदि उत्तर प्रदेश में गरीब, शोषित, वंचितों ने, कमजोरों ने मिलकर यह सरकार बनवाई है, और यह सरकार अगर उन्होंने बनवाई है तो दोबारा ये सरकार को रिपीट इसलिए किया कि उनको इस सरकार की सुरक्षा के ऊपर भरोसा है। उनको भरोसा है कि योगी जी हमारी रक्षा करेंगे इन अपराधियों से, इन माफियाओं से, इन दुर्दांतों से। और आज यदि उनका भरोसा टूटेगा तो किसके ऊपर चोट होगी? निश्चित रूप से योगी जी के ऊपर चोट होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की इन गरीब, शोषित, वंचित, कमजोरों की रक्षा करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी का निर्वहन उनको करना ही होगा, और वो पूरी तन्मयता से कर भी रहे हैं। ठीक है सुब्रत जी, मैं यही विराम देता हूं आपकी बात को, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया आपने जिस तरीके से लिखा एक सांसद होके, क्या वो लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, मैं इसको जो है छोड़ देता हूं अपने दर्शकों के लिए। मैं सीधे इस बहस को खोलता हूं और मेरा सबसे पहला सवाल होगा पवन राव अंबेडकर जी से। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप हमेशा बुलडोजर के खिलाफ रहे हैं, लेकिन एक अपराधी जिसके यहां पर एक मासूम की हत्या की साजिश रची गई हो, उसका घर बुलडोजर से गिराया जाए तो गलत क्या है? दीपक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल गिराया जाना चाहिए। जो इस देश के संविधान और इस देश के कानून को नहीं मानते, उनका घर जमींदोज किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से। लेकिन जब मैं इस देश में जो रिपोर्ट्स आती हैं, जब मैं उनका वो देखता हूं तो ये पाता हूं कि ये एक तरफा जो है कार्रवाई हो रही है। रिपोर्ट क्या कहती है? एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के 37% क्रिमिनल विधानसभा में उपस्थित थे, और भारतीय जनता पार्टी में इसने बढ़ोतरी की है। और 2022 में आप सुनकर के हैरान होंगे, विधानसभा में 205 में से 111 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, हीनियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। आप ये मान सकते हैं कि किसी विधानसभा में अगर ऐसे क्रिमिनल्स विधायक बन करके बैठेंगे तो वो जनता की सेवा क्या करेंगे? और एक बात आपने बिल्कुल सही कही है, हत्या का जवाब हत्या नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के कानून को नहीं मानती है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती है। अभी आपने सुब्रत साहब का जो है स्टेटमेंट सुना, और उनके भाषा को आप देखिए। जमींदोज करिए ना, बिल्कुल जमींदोज करिए। और सिर्फ अतीक और इस देश में मुख्तार ही नहीं है, ऐसे नामों की जो लिस्ट है, उन नामों को अगर आप देखेंगे ना तो ये पाएंगे अतीक और मुख्तार से भी खतरनाक लोग यहां पर रहते हैं, जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं, 16 मार्च 2022 गैंगस्टर बदन सिंह बद्दू का घर ढेर किया गया, गैंगस्टर मुबारक का घर ढेर किया गया सितंबर 2020 में, अतीक के किराए के घर को गिराया और मुख्तार का भी गिराया। तो ऐसा नहीं, और विकास दुबे का भी गिराया, और विकास दुबे के जितने उनके चिंटू छर्रे वगैरह थे उनका भी घर गिराया। तो मैं आपको साफ कर दूं कि ये एक तरफा नहीं है। नहीं, बिल्कुल
दीपक साहब, एक चीज और है, हम ये कह रहे हैं कि विधानसभा में जो बैठे विधायक बन करके बैठे हुए हैं उन पर कार्रवाई कब होंगी? उन्होंने जितनी जमीनों को कब्जा करके रखा है, क्या उसको लेकर के विधानसभा में कोई कानून पारित होगा कि विधानसभा में जो बैठे हुए लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो कितनी जमीनों पर कब्जा किए हैं? अभी एक मामला जो है ताजा मामला है जिसमें 72 जमीनों के जो है पट्टे को लेकर के किस तरह से कब्जा किया गया है। क्या ये साफ साफ जनता को दिख रहा है? और जनता ये भी देख रही है कि इस देश के जो नागरिक है, खास तौर से उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, छात्र जब 69,000 भर्ती को लेकर के बैठते हैं तो पुलिस जो है लाठी मारती है, महिलाएं जब अपनी आवाज उठाती है तो लाठी का इस्तेमाल किया जाता है। आप 72 की बात करें, 72 पट्टे, तो आपको नाम भी लेना चाहिए। मुझे पता नहीं आपको हिचक क्यों लग रही, नाम ले लीजिएगा आगे। लेकिन मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलूंगा। प्रेम शुक्ला जी, पूरी कार्रवाई एक तरफा है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो विधायक बनकर विधानसभा में पहुंच गए। ये कहना है डॉक्टर पवन अंबेडकर का। लेकिन हाँ, वो कह रहे हैं कि घर जमींदोज तो होना चाहिए। थोड़े बदले सरकार नजर आते हैं IMIM के। देखिए दीपक जी, कार्रवाई जब किसी के खिलाफ हो रही है और अपराधियों के आपराधिक गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से यदि पुलिस कार्रवाई कर रही है तो इन पर नहीं हुई, उन पर नहीं हुई, इन पर क्यों हुई, इन पर कैसे होगी, जैसे प्रश्न इस बात का संकेत देते हैं कि अपराधियों का कवच बनने की कुछ लोगों के मन में इच्छा जागृत है, लेकिन वो बन नहीं पा रहे हैं। वो बनने का प्रयास भी करें तो उनका कवच सफल नहीं है। लेकिन कवच बनने की उनकी सुसुप्त इच्छा जो है वो बारंबार उनके मुखमंडल से प्रकट होती है। मुद्दे की बात है कि अगर आप किसी की हत्या करें, हत्या का षड्यंत्र रचें, कोई अपराधी फरार हो, तो क्या पुलिस ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की अधिकारी है या नहीं है? इस तरह की कार्रवाइयां सांविधिक और विधिक हैं कि नहीं है? प्रश्न सिर्फ इतना है। तो उसका उत्तर है हाँ है, निश्चित तौर पर है। अब उस पर वितंडा खड़ा करने से क्या लाभ होने वाला है? अब आप वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जो है, ये युग समाप्त हो गया है। सुश्री मायावती 2007 में जब विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी तब यही नारा था ना, चढ़ गुंडन की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। तो कौन थे गुंडे वो? तो सुश्री मायावती भी गुंडों का नाम निकाल कर कहती थी। 91 में जब आदरणीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश, तो माफिया को माफी नहीं, माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन कुछ कार्यकाल ऐसे निश्चित तौर पर हैं जिसमें जिला माफियाओं के नाम बंट जाता है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसे माफिया तत्वों को चुन चुनकर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे में माफिया के जो समर्थक हैं, उनका जो इकोसिस्टम है, उसकी तरफ से स्यापा तो होना है। लेकिन करते रहे लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एक मेरा सप्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री बड़ा सीधा है। लेकिन क्या सांसद बीजेपी के सुब्रत पाठक जैसे ये बोलेंगे कि वही गाड़ी पलटा दीजिए यूपी पुलिस को? नहीं, गाड़ी पलटाने के लिए तो संभवतः उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने एक व्यंग का कसा है कि गाड़ियां पलट सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अतीक अहमद के पास ऐसी कोई गाड़ी है जो एक्सीडेंट प्रूफ है, या किसी अपराधी के पास ऐसी कोई गाड़ी है जिसका कभी एक्सीडेंट ही नहीं होता है। तो दुर्घटना है, दुर्घटनाएं टालनी चाहिए। लेकिन दुर्घटना अगर हो जाए, और आपको तो पता ही विकास दुबे वाले मामले में जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता में समिति गठित हुई और उसने पाया कि उसमें कुछ गलत नहीं हुआ था। तो गलत करने की बात कहां हो रही है? अगर किसी की गाड़ी, कोई ऐसी गाड़ी अखिलेश यादव के पास हो कि अतीक अहमद को वो गिफ्ट कर दे जो पलटती ही ना हो, तो वो भेज सकते हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं डॉक्टर विक्रम सिंह जी के पास। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट गए हैं ये कहते हुए कि मुझे यूपी पुलिस को न दिया जाए। आप कानून के एक बड़े जानकार हैं, खुद LLB हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी पिटीशन को सुनेगी या सुनना चाहिए? आपका अनुभव क्या कहता है? दीपक जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि ये चीज और ऐसे बाहुबलियों के ऊपर जब शिकंजा कसता है तो एन केन प्रकारेण ये वहां से भागने और पलायन करने का प्रयास करते हैं जहां इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। मुख्तार अंसारी पंजाब गए और बड़े प्रयास करके पंजाब से यूपी लाया गया, और पेशबंदी में ये भी कह देते हैं, और इन्होंने भी कहा, इनकी श्रीमती जी ने दरखास्त दी है कि साहब उनकी हत्या हो सकती है, उनके पुत्र की हत्या हो सकती है, आदि आदि। ये तमाम पेशबंदियां हैं। फिर जहां तक इसकी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर गए हैं तो कारण बताएं, उनको यूपी में क्या खतरा है? जब उनका आपराधिक साम्राज्य और अपराध सब यूपी में लिखे हैं तो और अन्यत्र जाने का क्या कानूनी औचित्य है?
वर्तमान में दीपक जी इसका कोई कानूनी औचित्य नहीं है, और जहां तक मेरी सीमित जानकारी है ऐसे तमाम पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में रोज जाते हैं और रोज रिजेक्ट होते हैं। ये सही है, धनबल और बाहुबल के जरिए वो अच्छे से अच्छा बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर सकते हैं, ये इनका सामर्थ्य है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस, माननीय विद्वान न्यायाधीश, वो जानते हैं कि भय और आतंक के पर्याय क्यों चाहते हैं यूपी से बाहर जाना, क्योंकि उनको अपना भविष्य पूरी तरीके से अंधकारमय दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय यही होगा कि इनकी इस अपील, जो कि बिल्कुल वैसे ही निरर्थक है, उस पे यही आदेश होगा कि ये खारिज की जाती है। ठीक है, डीके दुबे जी, आज एक बड़ी लाइन खींची है योगी आदित्यनाथ ने। मैं इंतजार कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी का, उनको भी जुड़ना था है शो में, और साथ ही साथ डॉली शर्मा जी का जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, उनको भी जुड़ना है। मैं दोनों का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक सीधा सवाल आपसे। आज जो योगी जी ने कहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, लेकिन प्रयागराज में जो हुआ कि एक माफिया ने अपने ही इलाके के अंदर गोली और बम से जो है एक नहीं एक पुलिस वाले को मारा और उमेश पॉल को मारा। आपको नहीं लगता ये योगी जी की जो इमेज है कि नहीं मेरे यहाँ तो माफिया खत्म, या तो जेल में या ऊपर, लेकिन उसको प्रयागराज कांड से धक्का लगा है? बात तो सही है कि प्रयागराज कांड से धक्का लगना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा भी होता है कि माफियाओं पर जब शिकंजा कसा जाता है, आदरणीय विक्रम सिंह जी बैठे हैं, तो जो गवाह होते हैं माफिया उन गवाहों को रास्ते से हटाते हैं। ये आखिरी लॉ होती है। तो ये जो प्रकरण प्रयागराज वाला आया, वो माफिया उस अपने आप को बचाने के लिए संभवतः जेल के अंदर से, जेल के बाहर से, वो एविडेंस मिटाने के लिए ये सारी कार्रवाइयां करते हैं, और इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। सरकार ये पूरा प्रकरण ये बता रहा है कि सरकार कितनी जागरूक है, न्यायालय के अंदर भी और एग्जीक्यूटिव के पार्ट पर भी। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। माननीय योगी जी जब जिस समय ये कह रहे हैं कि हम इन पर एक्शन ले रहे हैं, तो एक्शन दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। हाँ, वो अलग बात है जो हम बुलडोजर की बात कर रहे हैं, गाड़ी पलटने की बात कर रहे हैं, ये सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि उस समय पुलिस इन किन प्रकार क्या एक्शन, क्या परिस्थिति बनती है, और उस परिस्थिति में अगर विकास दुबे गाड़ी से भागेगा तो पुलिस के पास ऑप्शन क्या है? पुलिस के पास कोई दूसरा तो ऑप्शन है नहीं। या फिर किसी माफिया को पकड़ने के लिए वो किसी स्थान पर भाग गया है, उसको पकड़ना है, तो फिर सीधी सी बात है कि उसके घर की कुड़कियां करवानी पड़ती हैं। पुलिस को सीधा पावर होती है कि वो घर तोड़कर भी अंदर से गिरफ्तारियां कर सकता है। ये सब कानून के दायरे में ही पुलिस करती है। अदरवाइज आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पीछे 1-2 केसेस में बुलडोजर भी ये कहा था कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो जब कानून की दायरे में सारे काम होते हैं, तो इतना सारा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने होमवर्क सही से कर रखा है, और उसके बाद ही ये कार्रवाइयां हो रही हैं। यही कारण है कि कोर्ट से भी उनको कोई रिलीफ बहुत ज्यादा नहीं मिल रही। ठीक है, सीधे घनश्याम तिवारी जी के पास चलता हूं। घनश्याम तिवारी जी, मेरा सीधा सवाल, योगी जी ने आज जो भाषण दिया उसमें सबसे बड़ा आरोप उनका समाजवादी पार्टी पर ही था। अतीक अहमद आपके सांसद थे, अतीक अहमद को आपने चुनाव जितवाया 2004 में। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या था अतीक अहमद में उस वक्त? वो एक नोन माफिया थे कि 2004 में आप उनको चुनाव लड़वाए। नमस्कार दीपक जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को 3-4 बातें प्रमुख कहूंगा। ये सही बात है कि आदित्यनाथ जी ने आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि अगर आप 2014 का आदित्यनाथ जी का अपना जो उन्होंने चुनाव लड़ते समय जो पत्र दायर किया था, उसमें जो जिस तरह के उनके ऊपर मुकदमे थे, 506, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 147 दंगा करने का मुकदमा, 148, 297, 336, ये उनके ऊपर मुकदमे हैं। इसी तरीके से जो केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर मुकदमे थे, 153, 506, 332, ये किसी क्रिकेट मैच में इनका स्कोर नहीं है। ये आपराधिक मुकदमे हैं, अत्यंत सीरियस मुकदमे हैं, रिलेटेड टू मर्डर 302। ये ऐसे महारथी हैं जिनके ऊपर दशकों तक ऐसे मुकदमे रहे हैं। उस समय एडिया ने रिपोर्ट पब्लिश की कि 45% भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। अभी की संसद में भारतीय जनता पार्टी का कीर्तिमान है, 70 साल के इतिहास में पहली पार्टी है जिसने 100 से अधिक ऐसे सांसद दिए जिनके ऊपर आपराधिक। आप कह रहे हैं उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? लेकिन घनश्याम साहब, मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, एक सप्लीमेंट्री। मैंने माना बीजेपी में सब है, आप तो दूध के धुले हैं ना जिन्होंने अतीक अहमद को टिकट दिया। मुझे वाकई पूरा कर दीजिए। चलिए, ये तो नेताओं वाले केस हैं, अगर एक में तर्क के तौर पर मानूं, पर लेकिन अतीक अहमद तो नॉन माफिया था ना।
बिल्कुल। 7 मार्च 2018 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी कि अतीक अहमद भारतीय जनता पार्टी के लिए फूलपुर के बाईपोल में हनुमान होंगे। अतीक अहमद को जेल से, आपके अनुसार नॉन माफिया जेल से हनुमान बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी यहां पर आकर छाती पीट रही है। जब इतनी बड़ी घटना प्रयागराज में हो गई, उनकी नाक के नीचे जब उनकी पोल खुल गई, तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि एक बुलडोजर चलाने से, किसी की एनकाउंटर में हत्या करने से उन्होंने पूरे प्रदेश को बदल दिया। ये आज का अखबार है। उनके सांसद ब्रजभूषण जी के ऊपर आरोप है, देश के गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और तमाम स्पोर्ट्स पर्सन कह रहे हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस हैं। सरकार नतमस्तक होकर के योगी और मोदी सरकार खड़ी है। तो दरअसल ये मोदी योगी सरकार नहीं है, ये मदारी शिकारी सरकार है। मदारी इसलिए कि आपको तमाशा दिखाएगी, करे कुछ नहीं। जब इनके देवमणि त्रिपाठी जी की चिट्ठी वायरल हुई थी तो उन्होंने कहा ये चिट्ठी हमारी है ही नहीं। जिन लोगों के उसमें नाम लिखे दर्जन भर सब मुख्यमंत्री के स्वजातीय हैं, उनके ऊपर 3 दर्जन से अधिक केसेस हैं, एक से एक खूंखार। अरे सर ये बड़े गंदे हैं बीजेपी वाले, मैं बता रहा हूं ना आपको घनश्याम जी, बड़े गंदे हैं, सबके ऊपर मुकदमे हैं। तो आप फिर उनको समाजवादी पार्टी तो दूध की धुली हुई है ना, जिसने अतीक अहमद को टिकट दिया। इसका जवाब दे दीजिए। आप जवाब नहीं दे रहे ना सर, मैं तो मान रहा हूँ बहुत गंदे हैं लोग। आप सर्टिफिकेट जो दे रहे हैं कि बाबा का स्ट्राइक, जिस व्यक्ति के केसेस आप खुद पढ़ नहीं सकते, यहाँ पर न विक्रम सिंह जी पढ़ पाएंगे, न डीके दुबे पढ़ पाएंगे, न प्रेम शुक्ला पढ़ पाएंगे, इनके केसेस नहीं पढ़ पाएंगे। ये भी नहीं कह पाएंगे कि ये केसेस में निर्दोष थे। तो अगर आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि बाबा का स्ट्राइक चल रहा है, तो ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि 2018 में उनके अनुमान एक बार प्रेम शुक्ला जी का जवाब, फिर मैं कुछ योगी जी की स्टेटमेंट्स है मेरे पास, वो भी सुनाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, आपकी पार्टी बहुत गंदी है, ये घनश्याम तिवारी का आरोप है, अपराधियों को भर रखा है। 45% अपराधियों को एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है। देखिए, हमारे लोगों पे तो अधिकांश आंदोलन के और फर्जी केसेस हैं, और ज्यादातर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बनाए गए फर्जी मुकदमे थे। लेकिन श्रीमान मुलायम सिंह यादव, जो इनकी पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने स्वयं एक इंटरव्यू में कबूला था कि जब वो इटावा, कांग्रेस की सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की, तो उनको इटावा से दिल्ली साइकिल से इसलिए भागना पड़ा था क्योंकि मुठभेड़ में मार गिराने की योजना विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने बनाई थी। तो ये मुलायम सिंह यादव को डकैत, हत्यारा कहना चाह रही हैं। ये घनश्याम तिवारी स्वीकार रहे हैं कि श्रीमान अखिलेश सिंह यादव के अब्बा हुजूर सिद्धहस्त अपराधी थे, उनके चचा जान सिद्धहस्त अपराधी थे। और कृपा करके बताइए, सैफई में जो स्टेडियम में आप सैफई महोत्सव कराते हैं, वो रणबीर यादव कुख्यात बलात्कारी थे कि नहीं थे? उन पे बलात्कार के मुकदमे थे कि नहीं थे? बलात्कारी की जयंती पर विशेष आयोजन करने वाले, जिस पर राजनीतिक मुकदमे हैं, उस पर उसकी टिप्पणी संदर्भ दे रहे हैं। तो भाई अतीक अहमद जो हैं, उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं? फिर आप इतने अपराध विरोधी हैं आप। तो अतीक अहमद जैसे अपराधी के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो सपाहियों को रोने की क्या आवश्यकता है? क्यों इतना विलाप जारी है? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, तालियां बजानी चाहिए कि चलिए किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन अपराधियों के खिलाफ जब भी कार्रवाई होती है, आतंकवादियों के खिलाफ जब भी कार्रवाई होती है, तो इन सपाहियों के बड़े बड़े आंसू क्यों टपकने लगते हैं? ये सवाल भी तो है घनश्याम बाबू, इसका भी तो उत्तर देना पड़ेगा। जवाब दीजिए घनश्याम जी। विक्रम सिंह जी ने हाथ उठाया है, मेरे साथ डॉली शर्मा भी जुड़ गई हैं, जी भी जुड़ गई हैं, उनके पास भी जाऊंगा। घनश्याम जी, क्विक जवाब। राष्ट्रीय जब आदित्यनाथ जी की भाषा विधानसभा में गड़बड़ हुई, जब उन्होंने कहा तुम्हारे बाप को, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने पर जो जैसी प्रेम शुक्ला भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने अब्बा हुजूर का नाम बता पाएंगे? आदित्यनाथ जी के अब्बा हुजूर कहना गलत शब्द है। नहीं, आप अपने अब्बा हुजूर गाली हो गई बाबू, आपके बीच में नहीं टोक रहा था। नहीं, अब्बा हुजूर गाली कब से हो गई? मैंने अब्बा हुजूर कहा, गाली कह रहे हैं आप। नहीं, आप जो है गलतफहमी कर रहे हैं ना। अब्बा हुजूर गाली है क्या? अब्बा हुजूर गाली है क्या? प्लीज एक एक करके प्रेम शुक्ला जी उनको खत्म कर लेने दीजिए। मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है, वो भी दिखाऊंगा, एक फोनो लेने की भी कोशिश करूंगा। उमेश पाल हत्याकांड में मुख्तार का करीबी ब्रजेश सोनकर, एक शूटर है, शार्प शूटर है, इसको मऊ से हिरासत में लिया जा चुका है। पूछताछ जारी है। मुख्तार का करीबी शूटर है और यह बताया जा रहा है कि मुख्तार का भी उमेश पाल के हत्याकांड में कोई ना कोई कनेक्शन है, क्योंकि अतीक और मुख्तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इलाके भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप इलाहाबाद से बनारस चले जाइए, बनारस से आगे जो है वो मुख्तार अंसारी का पूरा इलाका लग जाता है, गाजीपुर, मऊनाथ भंजन और बाकी जगह। तो इस खबर पर हम आएंगे, लेकिन घनश्याम तिवारी जी अपना जवाब कंप्लीट करिए। मुझे विक्रम सिंह जी के पास जाना है, उन्होंने हाथ उठाया है।
मुझे लगता है कि प्रेम शुक्ला जी को आपको समय देना चाहिए, उन्हें वो बताएं कि आदित्यनाथ जी के अब्बा हुजूर क्या कौन है और उनको किस नाम से पुकारा जाना चाहिए। जहां तक इस बहस पे वापस आते हैं और ये इस तरह के व्याख्यान से बाहर आगे बढ़ते हैं तो सवाल बहुत सीधा सा है कि जब इन्होंने मुलायम सिंह यादव के पुत्र नहीं मान रहे हैं, बीच में टोकी नहीं अब आपने पूछा तो उत्तर दे रहा हूं मैं। ये अगर ये कहते हैं कि किसी के ऊपर अटेम्प्ट क्यों रहे हैं, इतनी बौखलाहट क्यों है मियां? एक सेकंड, बीच में टोकी, ऐसे बहस नहीं होती दर्शकों का। अच्छा एक मिनट, प्रेम जी प्लीज घनश्याम जी कंक्लूड करिए, मुझे विक्रम सिंह जी के पास जाना है। बिल्कुल, तो ये अभी डीके दुबे ने कहा कि किस तरीके से विटनेसेस के ऊपर हमला होता है, तो दिसंबर 2022 में खबर छपी कि आशीष मिश्रा जी के एड्स ने तलवार से विटनेस के ऊपर हमला किया था लखीमपुर में। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी अपना चाल चरित्र चेहरा दिखा रही थी? देखिए, ये अपराध से लड़ने का तरीका अपराध को तमाशा बनाना नहीं है। ये मदारी शिकारी सरकार है, अपने अपराध को छुपाती है, अपने अपराधियों को शिकारी बताती है और बाकी लोगों के ऊपर तमाशा करती है। जो इन्होंने दीक्षित परिवार के साथ किया तमाशा कि उनके युवा बेटे को ठंड में इसी पुलिस ने नंगा किया और उनकी बेटी को उनकी पत्नी को जिस तरीके से बुलडोजर में स्वाहा के बाद जलती हुई आग में स्वाहा करके ये लोग चले गए, एक मंत्री नहीं जा पाया। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। इस मदारी आऊंगा, इस मुद्दे पर भी आऊंगा, कानपुर कांड पर भी आऊंगा, लेकिन नीरज मेरे एक सहयोगी इस नीतीश पांडे, माफ कीजिएगा नाम मुझे गलत सुनाई दिया, नीतीश पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं मुख्तार अंसारी के करीबी शूटर ब्रजेश सोनकर की गिरफ्तारी पे, जो पूरा मामला उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। क्या खबर है नीतीश? दीपक जी, अगर खबर की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दूं कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में जबरदस्त तरीके से घेराबंदी की गई है, छापेमारी हो रही है और इसी कड़ी में एक और कड़ी जुड़ रही है और वो है इस अपराधी के तौर पर उमेश पाल की जो हत्या हुई है उसके बाद तो ब्रजेश सोनकर को मऊ पुलिस ने उठाया है और मऊ पुलिस ही नहीं बल्कि उसके साथ कहा यह जा रहा है कि क्राइम ब्रांच की भी टीम वहां पर मौजूद थी और अब उसको उठाने के बाद उससे राज संभालने में, उससे राज उगलवाने में जुटी हुई है पुलिस। तो अभी का आपको अपडेट बता दूं कि प्रयागराज से मुख्तार कनेक्शन भी सामने आ रहा है और उसी कनेक्शन के तहत अब ब्रजेश सोनकर को उठाया गया है और पूछताछ की जा रही है। क्या मुख्तार कनेक्शन है नीतीश, बता पाएंगे आप किस तरह से कनेक्टेड है मुख्तार अंसारी जो है अतीक अहमद के, जो ये मुख्य गवाह था अतीक अहमद केस में, राजूपाल मर्डर में, उमेश पाल उसकी हत्या में? देखिए, अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, अभी तक जो चीजें कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबर है वो ये है कि कहीं जो मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए शूटर थे, यानी जो गुड्डू मुस्लिम का भी नाम सामने आ रहा है, तो वो भी मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और इसके साथ ही जो सबसे पहली जो कड़ी जुड़ती है वो गुड्डू मुस्लिम से जुड़ती है। और अगर इसके बाद बात करें तो इसके बाद जो क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीम है वो पूरी तरह से मुख्तार कनेक्शन को भी खंगालने में जुट गई है। यानी पूर्वांचल के हर एक जिले में क्राइम ब्रांच और पुलिस जो है छापेमारी कर रही है, जो लगातार अपने जो कनेक्शंस हैं उनके द्वारा मुख्तार से जुड़े हुए जो अपराधी हैं उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है और यही वो मुख्तार कनेक्शन है। जैसा कि अगर एक लाइन में मैं बात करूं तो प्रयागराज से जो हत्यारों की जो जानकारी मिली है, हत्यारे कहीं ना कहीं मुख्तार गैंग से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और उन्हीं तारों को तलाशते हुए जो क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीम है वो मुख्तार के गुर्गों तक भी पहुंचने का काम कर रही है और यही वो कनेक्शन है जिसका आप सवाल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश, बहस को मैं आगे बढ़ाता हूं। विक्रम सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉली जी मेरे साथ जुड़ी हैं कांग्रेस की तरफ से, प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, डीके दुबे साहब जो है एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और आरएसएस के चिंतक वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पवन राव अंबेडकर एआईएमआईएम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम तिवारी जी की बात के जवाब के लिए प्रेम शुक्ला जी मैं आऊंगा, लेकिन विक्रम सिंह जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे। जब घनश्याम तिवारी जी ने अपराधियों के बारे में बीजेपी से जुड़े हुए 45% उन्होंने एडीआर की रिपोर्ट का हवाला दिया था, उस वक्त आपने हाथ उठाया था, आपका क्या थॉट है इस बात पर? बिल्कुल दीपक जी, आदरणीय घनश्याम तिवारी जी बड़े विद्वान प्रवक्ता है, उनको नमन है उनकी विद्वता को, लेकिन उन्होंने सांकेतिक रूप में ये कहा था कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। मुझे श्रीमान जी सब कुछ दिखाई पड़ता है और सब राजनीतिक मित्रों के लिए मेरा निवेदन है कि मैं ओवर एज हो चुका हूं राजनीति के लिए, और अगर मुझे कोई विकल्प चयन करना था, किसी स्वयंवर में जाना होता तो मैं पहले उसका चयन करता। अब तो सब रास्ते बंद हो चुके हैं राजनीति के मेरे लिए, लेकिन एक जागरूक नागरिक रहते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके से दिन दहाड़े बम बरसाए जाते हैं, दिन दहाड़े पुलिसकर्मी की हत्या हो जाती है, उमेश पाल की हत्या हो जाती है, मेरे लिए और किसी भी कानून व्यवस्था के जानकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता उसकी होती है, न कि आरोप।
मुकदमे तो घनश्याम जी की पार्टी ने मेरे ऊपर भी, ब्रिजलाल के ऊपर भी, 40 कमांडोज के ऊपर भी लिखाए थे। झूठे मुकदमे लिखाने से कोई बात नहीं बनती। बहरहाल ये आपकी मजबूरी हो सकती है, बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। दूसरा कि हाई कोर्ट से फटकार के बाद आपने तो चरमपंथियों के मुकदमे वापस लेने की कोशिश की थी। दीपक जी, कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। जिसका मुकाबला होना चाहिए उससे मुकाबला होना चाहिए। तीसरी चीज, जब हाई कोर्ट की फटकार लगी है आपको और आपके दल को कि आप इनको पद्म विभूषण क्यों नहीं दे देते हैं, कम से कम इस बात का ध्यान रखें, जो प्राथमिकताएं वास्तविक हैं कम से कम उसके ऊपर आपको समर्थन और सहयोग करना चाहिए। हम समझते हैं कि जो एक रिपोर्ट आ गई है एफआईआर पे अगर डेटा बैंक चले जाए तो हजारों एफआईआर हैं, लेकिन अगर आपको एफआईआर के बारे में घनश्याम जी इतने गंभीर है तो मेरा परामर्श होगा एक पीआईएल दाखिल कर दे, उनमें एसआईटी बनवा के सबकी विवेचना करवा लें। आप वो करेंगे नहीं और आरोप प्रत्यारोप के दौर में बैठ करके, लेकिन अगर इस तरह दिन दहाड़े हत्या पुलिसकर्मी की किसी की होगी, वो सर्वोच्च प्राथमिकता उसकी होनी चाहिए। ठीक है, सीधे मैं घनश्याम तिवारी जी के पास चलता हूं। घनश्याम तिवारी जी, बड़ी साफ और सीधी बातें डॉक्टर विक्रम सिंह जी ने कही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कद्दू और अंगूर का कंपैरिजन हो सकता है? वो आप कर रहे हैं। देखिए, कद्दू और अंगूर, भाई इनका अपराधी एक कद्दू है, एक अंगूर है। देखिए, जब कोई बहुत सूझबूझ से कुछ बात रखता है तो उसकी गूढ़ता समझनी चाहिए। विक्रम सिंह जी ने ये कहा, पहली चीज कि जो आदित्यनाथ और जितने ये 100 से अधिक एमपीज भारतीय जनता पार्टी के हैं जो लोकसभा में इस समय, इनके ऊपर जो मुकदमे, इनको उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। आदित्यनाथ के ऊपर या आदित्यनाथ जी के ऊपर, केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर इनके कोई तवज्जो नहीं दी। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि जिस सरकार के आंख के नाक के नीचे ये क्राइम हुआ है, ये उस सरकार की उपलब्धि है। उस सरकार से पे उसके उंगली में नहीं उठाइए, लेकिन वो सरकार एनकाउंटर कर दे, किसी घर बुलडोजर लेकर चली जाए तो इसमें हम सबको ताली बजाना चाहिए। ये मदारी शिकारी फॉर्मूला है कि उनके क्रिमिनल्स मदारी। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने 2004 में जब आपने अतीक अहमद को एमपी बनाया था तो वो मदारी था या आपका शिकारी था? मैंने तो बता दिया कि जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, लेकिन अतीक को फिर एमपी क्यों बनाया? आपने किसी को नहीं टोका। मैं सबको टोक रहा हूँ, मैंने विक्रम जी को भी टोका, मैंने प्रेम शुक्ला जी को टोका, उनसे पूछा सुब्रत पाठक जो है क्या जान से मारने की धमकी देंगे? घनश्याम भाई, बराबर मेरा ट्रीटमेंट रहता है, आप बोल दीजिए। चलिए, आप कह रहे हैं मैं नहीं पूछूं आपसे, नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बता दीजिए। 2018 में जिस अतीक अहमद को फूलपुर से हनुमान बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसका अखबार में छपा था, मैं नहीं कह रहा, ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख कह रहा है कि इन्होंने जेल में बैठे हुए अतीक अहमद को 2018 में चुनाव जीतने के लिए हनुमान बना दिया। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे 100 से अधिक हनुमान संसद में बैठे हुए हैं। ये अखबार बता रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में। तो विक्रम सिंह जी, मैं जानता हूं कि बहुत जानकार हैं, लेकिन इनके सर्टिफिकेट देने से जो अपराधी भारतीय जनता पार्टी का चोगा पहनकर के बैठे हुए हैं, वो अपराधी संत नहीं हो जाएंगे, चाहे वो संसद में बैठे हों चाहे विधानसभा में बैठे हों। जो अपराध है वो अपराध कहना चाहिए। जब वो अपराधी भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो शिकारी नहीं हो जाता, और बाकियों के लिए जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, जैसे अब अतीक अहमद नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो मदारी नहीं हो जाता कि आप उसका खेल दिखाएंगे और जनता से बोलेंगे ताली बजाओ। ये सरकार का निकम्मापन है कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। सरकार को उस पर जवाब देना चाहिए। ठीक है, मैं सीधे डॉरी जी के पास चलता हूं। डॉरी जी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, और ये लंबे समय से चला आ रहा है। आरोप एक तरह से कांग्रेस पार्टी पर भी है, क्योंकि सबसे लंबा शासन तो उन्होंने किया है आजादी के बाद उत्तर प्रदेश पर। देखिए, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सिलेक्टिव बुलडोजर चल रहा है, अगर व्यक्ति भाजपा का है तो उसके घर बुलडोजर नहीं जाएगा। आप देखिए अभी किस तरीके से कानपुर की घटना, दीक्षित परिवार में क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। अभी गाजियाबाद में देखिए कि किस तरीके से एक परिवार की भाजपा नेता के होटल में पिटाई की गई, उनके रिश्तेदारों को डंडे बरसाए गए उनके ऊपर। महिला नहीं देखी, 11 साल के बच्चे को पेल्टों से पीटा। आज वहां कार्रवाई नहीं होगी। परिवार को अब उनके बच्चों को, उनकी लड़कियों की फोटो इंस्टाग्राम से निकाल कर भाजपाई उनका चरित्र पर आज उंगलियां उठा रहे हैं, और गाजियाबाद में वो फोटोज फॉरवर्ड की जा रही हैं। जो लड़की जो मीडिया के सामने आकर बोली कि देखिए मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ ये हुआ, आज उसकी इंस्टाग्राम से फोटोज निकाल ली और भाजपाई यहाँ ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अगर भाजपाई है तो उनके यहाँ बुलडोजर नहीं जाता। अभी मेरठ में भाजपा नेता ने स्कूटी से रौंद दिया लोगों को, उनके घर ये बुलडोजर नहीं पहुंचा।
स्कूटी से रौंद दिया, मौत हो गई, हत्या हो गई। लेकिन वो बुलडोजर हमने मेरठ में नहीं देखा दीपक जी, वो बुलडोजर हमने गाजियाबाद में नहीं देखा दीपक जी। ये बुलडोजर सिर्फ उन लोगों के घर क्यों जाता है जो भाजपा ही नहीं है या फिर जो गरीब व्यक्ति है। ये अगर भाजपा में व्यक्ति आता है तो ड्राई क्लीन हो जाता है, वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, वॉशिंग पाउडर निरमा हो जाता है। और अगर वो व्यक्ति विपक्ष से है या गरीब है या अपनी आवाज नहीं उठा सकता तो भाजपा ही दबा लेते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बताइए गाजियाबाद में उस होटल पर अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? ठीक है, मेरठ सवाल में लेता हूं, उस भाजपा नेता के घर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? ठीक है डॉली जी, मैं आप ही का सवाल लेता हूं, गाजियाबाद की घटना का जवाब दीजिए। और डॉली जी ने बड़ी आरोप लगाया है जो तमाम विपक्षी पार्टी लगाती है, प्रेम शुक्ला जी, ये बुलडोजर उन लोगों के घर क्यों पहुंचता है जो भाजपा के विरोधी हैं या भाजपा सरकार को जिन्होंने चुनौती दी है, और उन लोगों के घर क्यों नहीं पहुंचता है जो आपकी वॉशिंग मशीन से ड्राई क्लीन हो चुके हैं? देखिए, अतीक अहमद इनकी दृष्टि में गरीब है, निर्दोष है, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। नहीं, घनश्याम तिवारी तो कह रहे हैं वो भाजपा का अनुमान था फूलपुर बाय इलेक्शन में। बुलडोजर शुक्ला जी, मैंने आप बताइए, गाजियाबाद के बारे में पूछा, चला तो इनको क्या पीड़ा होनी चाहिए? गाजियाबाद के बारे में बताइए, जरा शांति से सुन लीजिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ। आप जो ये कहते हैं, कुछ चिल्लाने की आवश्यकता नहीं, मैं उत्तर दे रहा हूँ। डॉली जी, एक एक करके प्लीज। आप जो है इस तरीके से आज अपराधी भयमुक्त हो गए हैं, संयम से, डंडे से किस तरीके से पीटा गया है गाजियाबाद के परिवार को। मैंने आपको पूरा मौका दिया, एक एक करके। डॉली जी, मैंने प्रेम शुक्ला जी को भी टोका था जब वो घनश्याम जी के बीच बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ एक एक करके अपनी बात रखिए। आप दो लोग एक साथ बोलते हैं, स्काइप पे होते हैं या जूम पे होते हैं, आवाज नहीं जाती फिर, और जब आप थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, आवाज तेज करते हैं तो भी आवाज पूरी कट जाती है। प्रेम शुक्ला जी, मैं टेक्निकल बात समझा रहा हूं आपको। प्रेम शुक्ला जी। जी नहीं, चूंकि मेरे बीच में बोली तो मैं तो उनके बीच में बोल नहीं रहा हूं। देखिए, डॉली जी को पीड़ा तो होगी। मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार ने प्रियंका वड्रा के निर्देश पे दामाद बना दिया था। कांग्रेस के दामाद थे श्रीमान मुख्तार अंसारी। अब उन मुख्तार अंसारी के अगर जो है अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा तो प्रियंका वड्रा के जितने भी चेले चापड़ हैं वो छाती पीटते हुए विलाप तो करेंगे। गाजियाबाद में कार्रवाई हो चुकी है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जिसकी गिरफ्तारी एब्सकॉन्डर के घर बुलडोजर चलता है। अब अगर कोई एब्सकॉन्ड नहीं कर रहा है, गिरफ्तार हो गया है, तो उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई? दोनों गर्दन हिला रहे, घनश्याम तिवारी भी, डॉली जी भी, दोनों को मौका दूंगा। मामलों को ठीक से पढ़ लें, ठीक से समझ लें, बिना समझे बूझे। अब अतीक अहमद पर अगर चल गया, मुख्तार अंसारी पर चल गया तो बहुत पीड़ा हो रही, क्योंकि इनके वोट बैंक, माफिया इनका वोट बैंक था। कांग्रेस के दामाद थे मुख्तार अंसारी, और अतीक अहमद तो कितने प्यारे थे मुलायम सिंह यादव को, क्या बताएं, अखिलेश को तो बहुत ही प्रीत है। और अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो घनश्याम तिवारी जी का मुंह ऐसा गिर गया है जैसे बेचारे उन्हीं घर किसी ने तोड़ दिया हो। डॉली जी को इतनी पीड़ा, छटपटाहट हो रही हो जैसे किसी ने प्रियंका वड्रा घर तोड़ दिया। भैया, जो अपराधी है उसके खिलाफ पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र के तहत जो आवश्यक है वो कार्रवाई करती है। आपको पीड़ा, आप अदालत जा सकती हैं, आप जाइए। मुख्तार जी, डॉली जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आपने जो मामला उठाया उस पर कार्रवाई हो चुकी है, लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। गाजियाबाद वाला तस्वीरें मैंने भी देखी है। दीपक जी, वेटर को पकड़कर, डॉक्टर अम्बेडकर आ रहा हूं आपके पास, वेटर को पकड़कर आप अभियुक्त को नहीं बचा सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की, उस परिवार को, वो परिवार बाहर आया, उसने बयान दिया, पुलिस वालों का बयान था उस परिवार से कि तुम्हारे पास, तुम्हें नाम पता है जिसने तुम्हारी साड़ी खींची? ये कौन सा बयान है? लड़के को बचाया गया, वो लड़का तब पकड़ा गया, एक लड़का भी पकड़ा गया है, मालिक नहीं पकड़ा गया है, आज भी नहीं पकड़ा गया है। धाराएं जो लगनी चाहिए थी, जहां 7-7 टाके आए, उंगलियां तोड़ दी, रॉड लगेगी उंगलियों में, 11 साल के बच्चों को पीटा, बुजुर्गों को की हड्डियां तोड़ दी, महिलाओं के कपड़े खींचे गए। अच्छा डॉली जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं समझता हूं आपने सही मुद्दा उठाया है, लेकिन हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव पर बात कर रहे हैं। मैं आप मेरी बात समझिए दीपक जी, ये बहुत बड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव है। गुंडा राज और जंगल राज है ये डॉली शर्मा जांच एजेंसी भी हो गई है। ये कुकर्मी कांग्रेसी अब जांच एजेंसी भी चलाएंगे। वाह भाई वाह, ये जांच भी यही करेंगे, अभियोजक भी यही होंगे, जज भी हो जाएंगे। अरे सन्निपात की शिकार हैं आप, भाजपा हाथ जोड़ जोड़ सन्निपात की शिकार हैं डॉली जी आप। आपके सन्निपात से जो है संविधान नहीं चलेगा। अच्छा, कांग्रेसियों के सन्निपात से
संविधान और कानून नहीं चलने वाला है। हमने उस परिवार के आंसू पोंछता क्यों नहीं देखा? क्योंकि वहाँ भाजपा के नेता के होटल में ये कर्मकांड हुए हैं, इसलिए। अब आपके रुदाली से अतीक अंसारी नहीं बचने वाले भाई। हम तो अतीक अहमद आपके रोने से नहीं बच जाएंगे। आप रोइए, खूब विलाप कीजिए। अभी आपकी मैं आगे निकलता हूँ। डॉली जी, उन्होंने एक सवाल आपसे भी पूछा था कि भाई मुख्तार अंसारी का पंजाब सरकार प्रोटेक्शन क्यों कर रही थी, ये भी बता दीजिए। उन्होंने आरोप भी लगाए थे आप पर। कांग्रेस किसी का प्रोटेक्शन नहीं करती। कांग्रेस वो प्रथम पार्टी होती है जो अगर उसकी पार्टी में भी कोई सबके सामने सुप्रीम कोर्ट तक आए थे, नहीं बचाती। और प्रेम सबके सामने मुख्तार अंसारी का प्रोटेक्शन पूरे देश ने देखा है। कुलदीप सिंह सेंगर को बचाते हुए, चिन्मयानंद को बचाते हुए, मोनू मिश्रा टेनी को बचाते हुए। टेनी के घर सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड का झूठ है। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड पार्टी के झूठे। टेनी को उत्तर प्रदेश पुलिस चाय बिठाकर पिलाई थी जेल में। झूठ बोलने पे चेहरे पे तनाव आता है डॉली जी, पूरे देश में आती है। अरे झूठ बोलने से रक्तचाप बढ़ जाता है। आप लोग के नेता कहते हैं आपका चेहरा देखिए जरा, कैसा झूठ बोल रही है। झूठ बोलने चेहरा काला पड़ जाता है। देखिए कैसे पड़ रहा है। ये आपके लोग हाँ, देखिए पसीना निकलने लगा झूठ बोलते बोलते। और आप अपने नेताओं के बिल्कुल ठीक है, मैं आगे चलता हूँ इस 1 to 1 में नहीं उलझना। लेकिन मैं एक अच्छे नोट पे ये बात जरूर कहूंगा। देखिए, झूठ किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ गाना बनाए, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। आगे नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन झूठ बोलने से कौवा जरूर काटता है, ऐसा कहा गया है हमारे बॉलीवुड के एक सॉन्ग में। कोई झूठ ना बोले। डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर, क्या जो दो पार्टियां आरोप लगा रही है कि एक तरफा बुलडोजर की कार्रवाई होती है, ये आप भी मानते हैं? क्योंकि आपने तो अतीक के ऊपर जो कार्रवाई हुई उसको सही ठहराया। घनश्याम जी ने कुछ नहीं कहा, डॉली जी भी इस मसले पर खामोश रही कि कार्रवाई सही है या नहीं है। दीपक साहब, हम इस उत्तर प्रदेश, रुक जाइए ना, ये सवाल डॉक्टर पवन अम्बेडकर से। उत्तर प्रदेश में जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो आश्चर्य महसूस करता हूं और बड़ा हास्यास्पद है कि भारतीय जनता पार्टी बाईपास कितना आसानी से लेती है। अभी सुब्रत साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, प्रेम शुक्ला साहब ने उसको व्यंग कह करके जो है दरकिनार कर दिया। अब जब विधानसभा में जो है 37% भाजपा के अपराधी होने की बात कही जाती है, तो कहते हैं ये फर्जी मुकदमे हैं। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। और हमारे बीच में विक्रम साहब भी हैं, एक्स डीजीपी रहे हैं। तो 2007 से 9 के बीच में आप डीजीपी रहे हैं, तो क्या उस दौरान जितने मुकदमे आपने दर्ज कराए या आपके माध्यम से दर्ज हुए उत्तर प्रदेश में, क्या वो सब फर्जी थे? अगर ये आप स्टेटमेंट देखेंगे तो विक्रम साहब को ये चीज कहनी चाहिए, निश्चित रूप से खुल करके कहनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी उम्र बीत चुकी है, अब मैं राजनीतिक रूप से नहीं आ सकता हूं। तो इन्हें खुल करके कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा में जितने विधायक बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के, अगर उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो रिकॉर्ड्स फर्जी नहीं है। अगर फर्जी हैं तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक क्वेश्चन आंसर अगर निकल के आ रहा है। मैं एक बात साफ कर दूं, विक्रम सिंह साहब ने फर्जी शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया। उन्होंने फर्जी शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया। उन्होंने अपने लिए कहा कि मेरे ऊपर समाजवादी पार्टी ने फर्जी मुकदमे लगाए, तो फर्जी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने खुद कहा। मैं ये कह रहा हूं कि जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, प्रमाणित फैक्ट है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो इस समय क्रिमिनल्स बैठे हुए विधानसभा में, क्या उनके ऊपर सभी के ऊपर फर्जी मुकदमे हैं, जैसा कि प्रेम शुक्ला साहब ने उसको दरकिनार कहा। एक बात मैं और कह देना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में उमेश पाल के साथ जो घटना हुई है, उत्तर प्रदेश के लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। और लॉ एंड ऑर्डर पर मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी भगवा गमछा पहन करके उनको लाइसेंस मिल गया है किसी भी पुलिस अधिकारी को, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को मारने का। क्या विक्रम साहब, भगवा गमछा पहन करके ये कौन सा नियम आ गया है कि भगवा गमछा पहन करके किसी भी पुलिस को मारने का? उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? अरे मैं आपसे बुलडोजर कब चलेगा जो पुलिस अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं? मेरा एक सवाल है डॉक्टर अम्बेडकर साहब, आपकी पार्टी के जो नाम है उसके अंदर ही मुस्लिमीन है, मतलब जो इत्तिहाद हो यानी जो कल्याण हो वो सिर्फ मुसलमानों का हो, और आप भगवा गमछा पे सवाल उठा रहे हैं। डीके दुबे जी, क्या ये सवाल जायज नहीं है? डॉक्टर अम्बेडकर से मैं आऊंगा आपके पास, आपने अपनी बात रखी। अभी डीके दुबे जी को सुन लीजिए, फिर मैं विक्रम जी से एक कमेंट लूंगा।
AIMIM के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस समय इस बात का केस चल रहा है, क्योंकि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा नाम नहीं रखा जा सकता जिसमें कोई धार्मिक सिंबल हो, कोई सांप्रदायिक सिंबल हो या कोई सांप्रदायिक नाम हो। वो PIL अभी पेंडिंग है और वो चल रही है, इसलिए इनके ऊपर तो सबसे पहले कमीशन ऑफ इंडिया पर क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है, संवैधानिक रूप से रजिस्टर्ड है, आप उसका क्वेश्चन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ये तो पता है ना। सुप्रीम कोर्ट में PIL है, आपको नोटिस है, उस पर बहस चल रही है, ये तो पता है ना। जब आप बैठ करके बयानबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बयानबाजी। नहीं, आपको ये नहीं मालूम है कि PIL फाइल है? अरे आपको ये नहीं मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या चल रहा है? इलेक्शन एक मिनट दोनों आ जाइएगा इस पॉइंट पर कि आपकी पार्टी में मुस्लिमीन क्यों जुड़ा हुआ है, वो मुसलमानों के इत्तेहाद की बात क्यों करती है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग खबर, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े अब तक की सबसे बड़ी खबर है। साबरमती जेल के लिए UP STF की टीम रवाना हो चुकी है। कोर्ट से परमिशन के बाद रवाना हुई है टीम। कल या परसों अतीक से हो सकती है पूछताछ। इस वक्त साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद। साबरमती कौन सी जगह जहां से गांधी जी थे, साबरमती आश्रम उनका। अब जेल में इसलिए भेजा जाता है लोगों की लोग रिफॉर्म होके आए। अतीक कितना रिफॉर्म हुए आप खुद समझ सकते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में उनका सीधे नाम हो रहा है, सीधे नाम आ रहा है। सीधे चलते विशाल के पास। विशाल, क्या अतीक को UP पुलिस लेकर पूछताछ में भी कस्टडी कर सकती है या लेकर उत्तर प्रदेश आ सकती है? क्या कहते हैं कोर्ट के ऑर्डर्स इस बारे में? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर चूंकि UP STF की टीम जो है वो साबरमती जेल के लिए रवाना हो चुकी है और कोर्ट से आदेश लेने के बाद UP STF की टीम अतीक को उत्तर प्रदेश ला सकती है। चूंकि अतीक अहमद ने ये पूरी प्लानिंग की थी, ये पहले जो प्राइमरी फेज में जो जांच UP STF की हुई है उसमें ये बात सामने आई है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक मिनट में रुकूंगा विशाल, खबर को समझा जाए। खबर ये कि अतीक अहमद को ला सकती है साबरमती गई हुई UP STF की टीम, ये खबर क्या मैंने सही समझी है विशाल? जी बिल्कुल, ये UP STF की टीम जो है वो साबरमती जेल से अतीक अहमद को ला सकती है और उसको लेकर कोर्ट से परमिशन ले सकती है, क्योंकि अतीक अहमद की निशानदेही पर ही इस पूरे मामले से जुड़े जो तमाम इनामी हैं उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और असद जो अतीक अहमद का बेटा है उसकी भी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है और इसीलिए इस पूरे मामले की जो तार है वो अतीक अहमद से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और इसीलिए UP STF की टीम उसको यहाँ पर लाकर पूछताछ कर सकती है, रिमांड ले सकती है और कोर्ट से इस बात की परमिशन ले सकती है। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर UP STF ने अपनी जांच में ये पाया है कि अतीक की इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में है और इसीलिए UP STF की टीम साबरमती जेल के रवाना हो गई है और वहां पर कोर्ट में अर्जी दी जाएगी और संभवतः ये माना जा रहा है कि UP STF की टीम जल्द ही अतीक को उत्तर प्रदेश लाएगी और लगातार ये कहा जा रहा है कि अतीक के उत्तर प्रदेश आते ही काउंटडाउन जो है वो असद का शुरू हो जाएगा, क्योंकि असद की जो लोकेशन है या असद के साथ साथ जो गुड्डू मुस्लिम जो तमाम इस पूरे मामले में इनामी है उनकी निशान जो देवी है या उनकी जो लोकेशन है वो अतीक से बुलवाया जाएगा। इसके साथ साथ इस पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया गया, अशरफ ने जेल से बैठकर कैसे प्लानिंग की है, अतीक ने कैसे प्लानिंग की है, इसमें मुख्तार अंसारी का नाम आ रहा है, ये सब तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको UP STF जो है वो अतीक से बुलवाएगी और जब राज उगलेगा अतीक तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा माफियाओं को, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई होगी। तो इसी कड़ी में अब फिलहाल UP STF की टीम जो है वो साबरमती जेल के लिए रवाना हो गई है। ठीक है, देखिए कोर्ट कोई भी ऑर्डर करता है, जैसे अतीक को अगर UP लाने का ऑर्डर भी लिया जाता है तो इसके खिलाफ वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि मुझे UP को न ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये भी कह रहा है कि मेरी जो है वो ऑनलाइन, जैसे अपन किसी मेथड से कंप्यूटर के जरिए जो ऑनलाइन बातचीत होती है या ऑनलाइन पिटीशन होती है या ऑनलाइन पूछताछ होती है वो मेरे साथ करी जाए। क्या आपको लगता है कि केस UP पुलिस का इतना मजबूत है अतीक के खिलाफ कि कोर्ट भी मतलब टेक्निकली और लीगली उसको आने की इजाजत दे दे UP? आपको क्या लगता है क्या क्या है अभी UP पुलिस के पास?
सबूत के बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यूपी एसटीएफ के पास चूंकि तमाम एविडेंस है, इसके साथ ताकत के फुटेज हैं, इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें भी तमाम चीजें हैं। तो इन्हीं सब चीजों को आधार बनाकर कोर्ट से रिमांड की अर्जी ले सकती है यूपी एसटीएफ। ये भी बता सकती है कि अतीक ने ये पूरी प्लानिंग की है और इससे पहले भी अतीक तमाम लोगों को इस तरह से जेल के अंदर से ही धमकी दे चुका है। उसके ऑलरेडी जो पुराने मामले हैं उनको भी आधार बना सकती है और ये यूपी एसटीएफ इस पूरे चीजों को रिकॉर्ड के तहत कोर्ट में जमा करा सकती है, जिसके बाद कोर्ट से वो ये बात को लेकर आग्रह कर सकती है कि हमें इसकी रिमांड दी जाए, चाहे 7 दिन की या 13 दिन की। इसको लेकर से उसके बाद उत्तर प्रदेश लाएगी यूपी एसटीएफ और यूपी एसटीएफ जब जैसे ही उत्तर प्रदेश लाएगी ऐसे में माना जा सकता है कि यूपी एसटीएफ अतीक को उन जगहों पर ले जा सकती है जहां पर ये पूरी घटना हुई है। इसके साथ साथ जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं उन सब चीजों के बारे में कड़ाई से पूछताछ कर सकती है और इसी को लेकर कोर्ट जो है ये बाकायदा एक एप्लीकेशन डाल सकती है। और कोर्ट का ये एक खुद का जो है मोटो होता है, क्योंकि इस तरह के जब क्राइम्स होते हैं इसमें कोर्ट ये पहले कहता है कि नैतिकता के आधार पर अगर किसी माफिया का या किसी अपराधी का इन्वॉल्वमेंट आता है तो वो इस मामले में पूछताछ करने के लिए उससे पुलिस से स्वतंत्र है। तो ऐसे में उस बिहाफ पर हो सकता है कि यूपी एसटीएफ की टीम को ये मंजूरी जो है दे दी जाए। ठीक है, सीधे चलता हूं विक्रम सिंह जी के पास। विक्रम सिंह जी, क्या कहती है ये पूरी खबर, आप कैसे समझाएंगे एक एक्सपर्ट के तौर पर? दीपक जी, ये खबर जो है इसके 2 आयाम बड़े महत्वपूर्ण है कि एक तो कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि उनसे पूछताछ जाके साबरमती जेल में की जाए और अगर ये भी इजाजत दे दी है कि उनको यहां लाया जाए साबरमती से प्रयागराज और बृहद पूछताछ की जाए और कस्टोडियल इंट्रोगेशन किया जाए, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका पहला सवाल जो आपने संवाददाता से पूछा था, क्या आपके पेशी में आपके पास साक्ष्य में कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं या आपने ऐसे कोई अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं? जाहिर है कि किए हैं, तभी न्यायालय ने ये अनुमति दी है, अन्यथा न्यायालय वहीं पर कुछ दिशा निर्देश दे सकती थी, फटकार भी लगा सकती थी, लेकिन उसकी जगह उन्होंने जो मांग की थी उसको स्वीकार करते हुए ले गए हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक डेवलपमेंट है पूरे प्रकरण में। ठीक है, और आप डॉक्टर अंबेडकर की बात का जवाब दे दीजिए, क्या फर्जी मुकदमे होते हैं? हाँ, अब मैं जानना चाहूंगा अगर फर्जी मुकदमे हो, मेरे ऊपर तो जो मुकदमा लिखा था ब्रिजलाल जो सांसद हैं उनके ऊपर लिखा गया और 40 कमांडोज के ऊपर। अब मुझे लॉ का ट्यूटोरियल करने के लिए शायद दीपक जी मुझे अनुमति दे केवल 1 मिनट में, और उस मुकदमे का क्या हुआ जरा सुन ले, पहले सुन ले, पहले समझ ले। और जो फर्जी मुकदमे हैं, जो फर्जी मुकदमे हैं, इसकी एक नेचुरल प्रक्रिया होती है कि वो अगर आप समझते हैं कि ये इतने प्रभावशाली हैं हमारे विधायक और सांसद महोदय जिनके ऊपर आप बता रहे हैं, आपने प्रकाश डाला है, तो एक पीआईएल करके एमएलए एमपीज कोर्ट इसीलिए बनाए गए हैं कि वहां पे फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जरा वहां पे भी थोड़ी जहमत फरमा ले तो बहुत अच्छा रहेगा जनता के लिए भी, और सबसे ज्यादा प्रसन्न मैं होऊंगा अगर दोषी किसी पार्टी का हो वो दंडित हो जाए। रही थाने पर वर्दी पे अटैक करके, वो मेरी जाती दुश्मनी है ऐसे लोगों से, जाती दुश्मनी ऐसे लोगों से है जो थाने पर वर्दीधारी पे हमला करते हैं, और जो करते हैं उनके भी वही सजा होनी चाहिए जो प्रयागराज के मुठभेड़ में हुई है, जो सजा मिल रही है। डॉक्टर अंबेडकर, आप क्विकली 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए, मुझे प्रेम शुक्ला जी और घनश्याम तिवारी जी के पास जाना है। दीपक साहब, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा में वो लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, और बाकायदा इसकी एक रिपोर्ट है। विक्रम साहब अगर चाहेंगे तो वो रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। इतने मुकदमे हैं तो मैं कह रहा हूँ लीगल प्रोसेस है देश के अंदर। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप एमपी एमएलए कोर्ट में चले जाइए और कहिए कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो बड़ी स्लो है, आप इसको तेज करिए, एक्सपीडाइट हो जाएगी। दिक्कत क्या है? लेकिन उसको फर्जी नहीं कह सकते। जैसे प्रेम शुक्ला साहब ने कहा है कि सारे के मुकदमे फर्जी हैं, तो ये मुझे हास्यास्पद लगता है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके जो है अपनी वो खुली उड़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, फर्जी शब्द, क्या फर्जी शब्द का इस्तेमाल किया प्रेम शुक्ला जी आपने? देखिए, बहुत सारे फर्जी मुकदमे मैंने कहा और बहुत सारे फर्जी सिद्ध हुए हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ अधिकांश मुकदमे जो है वो फर्जी सिद्ध हुए हैं और खारिज हुए हैं। तो इसमें मैं क्या गलत कह रहा हूँ? किस कोर्ट में कहा गया फर्जी मुकदमे हैं? वो फर्जी सिद्ध हुए हैं। में कहा गया उसकी रिपोर्ट अगर आप प्रस्तुत कर दें। बिल्कुल नहीं, किसी कोर्ट ने नहीं कहा कि वो मुकदमे फर्जी हैं। किसी कोर्ट ने नहीं कहा है। बहस में नहीं दी जा सकती। बहुत सारे फर्जी और राजनीति से प्रेरित मुकदमे कोर्ट के आदेश में। आपने कितने मुकदमे पढ़े हैं? आपने कितने मुकदमे पढ़े हैं? आपने कितने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आपको पता है? माध्यम से आपको वापस कितने लिए कोर्ट गए की किसी जुडिशियल, आप यहाँ कुतर्क कर रहे हैं मित्र, किसी आप भी न्यायिक कर रहे हैं, किसी भी आप कुतर्क कर रहे हैं।
कुतर्क का कोई उत्तर नहीं होता है। दीपक जी ये कुतर्क कर रहे हैं। आप दोनों ने अपनी बात कह दी। बताइए ना कि आप अतीक अहमद के कवच क्यों बनना चाह रहे हैं? चलिए कोई कवच नहीं अतीक अहमद का कवच बनने के लिए दूसरों को आप फांसी पर लटका देंगे। विधानसभा में बैठे हुए आप बन रहे हैं, आपकी मजबूरी है। चाटिए चाटन करना यही आपका कर्म है। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, अब मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर जी, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, दोनों से मेरा इसको स्ट्रीट फाइट ना बनाइए। घनश्याम तिवारी जी, यहाँ पर मेरा सीधा सवाल, जिसका सीधा जवाब आपने नहीं दिया। फिर मैं कह रहा हूं कि अतीक अहमद को 2005 में सपा को से चुनाव लड़ाने की क्या जरूरत थी, जबको पता था कि वो एक स्थापित माफिया है इस इलाके का। सबको पता था, नोन था, हिस्ट्री शीटर था, वांटेड था, कई मामलों में, कुछ मामलों में बेल पर था, और जेल आना जाना उसके लिए आम बात है सर। जैसे आप और मैं कभी कहीं खाना खाने चले जाते हैं, वहां वो जेल चले जाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को मजबूत करने के लिए डॉक्टर विक्रम सिंह जी की तरह ये दलील नहीं दूंगा कि मेरे ऊपर मुकदमा फर्जी था तो बाकी सबके ऊपर भी मुकदमा फर्जी होगा। मैं ये कहूंगा कि राजनीति में अगर 100 से अधिक शिकारी भारतीय जनता पार्टी ने संसद में भेजे हैं, लोकसभा में, और 111 शिकारी भेजे हैं विधानसभा में, तो ये जो शिकारी घनश्याम भिखारी कह दूंगा, नाराज हो जाएंगे। बीच में मत टोकिए। शिकारी आपत्तिजनक शब्द है, फिर मैं घनश्याम तिवारी को भिखारी कह दूं, खराब लगेगा। ये विमर्श का तरीका नहीं तिवारी जी। ठीक है, मैं घनश्याम तिवारी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो विधायक है, वो सांसद है, और जनता ने उनको चुना है। भारत में जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उसके हिसाब से वो चुन के गए हैं। प्रेम जी प्लीज घनश्याम जी, आप इस बात को मानिए कि भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके तहत वो विधानसभा और संसद में गए। देखिए अब प्रेम शुक्ला जी को मैं नए शब्द दे लूंगा तो उनका मुंह उतर जाएगा। मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, अपने समय पर बोलिए। अभी तक इस बहस की शुरुआत में मैं अखिलेश को चोरकट अखिलेश कहूँ, अच्छा लगेगा आपको? देखिए आप कुछ भी कह सकते हैं, आपके जीभ पर राक्षस बैठा है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, ठीक है? अब आपकी जीभ पे क्या बैठा था? आपके जीप पर कौन बैठा था? राक्षस बैठा है, आपकी जीप पर वेश्या बैठी थी जो आपको भ्रमित कर दी। बताइए तो सही, आपके जीप पर राक्षस बैठा है, सरस्वती की जगह कौन व्यभिचारिणी बैठ गई थी, ये तो बताइए। अच्छा प्लीज थोड़ा अरे भाई माननीय लोगों, आप नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, हम थोड़ा ऊपर हो जाए। घनश्याम तिवारी अभी भी आप जवाब नहीं दे रहे। मेरे एक सवाल का जवाब कल पूरे शो में अनुराग भाई ने नहीं दिया, और धर्मवीर चौधरी बसपा के थे, उनसे मैंने लगातार पूछा कि भाई मुख्तार अंसारी को आपने Z+ सुरक्षा क्यों दी थी 1995 में। अब मेरा सवाल है कि भाई चलो इन्होंने भेजे अपराधी, तो आपको एक माफिया को भेजने की इजाजत मिल गई। मैं आपके तर्क को ये समझूं? देखिए भारतीय जनता पार्टी को साध्वी प्रज्ञा को भेजने की इजाजत नहीं। शुरू में ये कहते हैं, डॉक्टर विक्रम सिंह ने बमबाजी की बात की, आतंकवादियों की बात की। ये साध्वी प्रज्ञा के ऊपर फूल बरसाने का तो आरोप नहीं था, तो इसीलिए ऐसा नहीं होता है। अच्छा ये करते हैं ऐसा, साध्वी प्रज्ञा को इन्होंने भेजा, इसीलिए पहले आपने एडवांस में अतीक अहमद को भेज दिया था। एडवांस में नहीं, साध्वी प्रज्ञा को पहले साध्वी प्रज्ञा तो अभी आई 2019 में। हाँ तो अतीक अहमद तो 2004 में सांसद बन गया था। घनश्याम मतलब आपने ये जो GST का क्रेडिट नोट हो गया, इसने किया तो मैं भी भरूंगा। अगर आप भी टोकेंगे प्रेम शुक्ला, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर मैं प्रेम शुक्ला को भी टोक रहा था, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपके सारे सवाल का जवाब ये है कि राजनीति में अपराधी नहीं जाने चाहिए, लेकिन 70 साल के बाद देश की हालत ये है कि स्वयं को अपराधियों को मिट्टी में मिलाने वाली सरकार कहने वाले लोग 100 से अधिक ऐसे अपराधी पृष्ठभूमि के लोगों को, जिनके अपने एफिडेविट में ही फाइल्ड है, संसद भेज देती है, 111 को विधानसभा भेज देती है। तो इनको ये अधिकार नहीं, इसलिए मैंने मदारी और शिकारी का इस्तेमाल किया कि इनके क्रिमिनल शिकारी होते हैं, और बाकी सबको उत्तर प्रदेश की जेलों में 1,30,000 ऐसे लोग हैं जो अंडर ट्रायल्स हैं, कन्विक्टेड हैं या डेटिन्यूट हैं। ये क्या 1,30,000 लोगों का घर गिरा देना चाहिए, इनका एनकाउंटर कर देना चाहिए? अगर आप पूरे तंत्र को इस तरीके से बनाएंगे कि हम जिसको सामने रख करके तमाशा कर सकते हैं, तो फिर आपको उस तंत्र का मतलब आप ये कह रहे हैं कि जफर अहमद के घर पर जो बुलडोजर चलाया है, जो अतीक अहमद के सहयोगी है, वो गलत किया है योगी सरकार ने, यही मतलब कह रहा हूं कि जो दीक्षित परिवार के ऊपर जो हुआ वो गलत हुआ। अरे इसकी बात करिए ना सर, आज की बात करिए, जफर अहमद की बात करिए ना। मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप जिसके ऊपर भी बुलडोजर चलाएं, वो अगर आप उनके ऊपर चला रहे हैं तो 100 लोगों को माननीय मत बनाइए। फिर
वो यूनिफॉर्म दिखना चाहिए। सरकार जो है आप एडवांस में माननी बना के भेज दे 2004 में, ये 2019 में ना बनाए, ये कौन सा तर्क हुआ? घनश्याम भाई आप खुद हंस रहे हैं, आपको ही लग रहा है कि मेरे तर्क में वजन नहीं है। एडवांस शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पृष्ठभूमि में देखना चाहते हैं, देखिए, उसकी आलोचना करना चाहते हैं, आलोचना कीजिए। मैं यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी की तरह ये नहीं कहूंगा कि हमारे जितने भी लोग हैं ऐसे उनके ऊपर सारे मुकदमे फर्जी है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं सरकार की जो नीति होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मोनू मिश्रा टेनी को चाय पिला रहे हैं, उसके बाद जब इतना बड़ा अपराध हो गया तो आप तमाशा करने के लिए दिखा रहे कि मैं कुछ है तो जेल में ना, अगर मैं गलत नहीं है तो जेल में ना। नहीं तो मैं 1,30,000 है उत्तर प्रदेश की जेलों में, सबके घर पे सबका एनकाउंटर ये सरकार करेगी। प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी बताइए, उनका कहना है कि आप जो करते हैं हम भी वही करते हैं। देखिए, उनका बचकानापन देखिए, जो जेल में बंद रहेगा उसका घर कैसे गिराएंगे? एब्सकॉन्डर का घर जो है कुर्क होता है, घर गिराया जाता है। कृपा करके आप इतना जो है सन्निपात के शिकार आदरणीय घनश्याम तिवारी जी ना होइए। जो ऑलरेडी कानून के हवाले है, जेल में है, उसके खिलाफ कोई इस तरह कार्रवाइयां नहीं होती हैं। जो फरार है, जो एब्सकॉन्डिंग है, उनका घर कुर्क होता है, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। उनको कोऑपरेट करें इन्वेस्टिगेशन को, इसके लिए कार्रवाइयां होती है। साहब जरा कृपा करके जो है विधिक प्रणाली को थोड़ा समझकर, मैं समझ सकता हूं बौखलाहट आपकी कि आप जो है कहा भी न जाए सहा भी न जाए वाली स्थिति में है, आपको अतीक अहमद का सपोर्ट करना है, लेकिन आप खुलकर नहीं आ सकते हैं। तो आप दीक्षित का आड़ ले रहे हैं। दीक्षित के खिलाफ जो हुआ अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिन लोगों ने किया वो सब दंड के पात्र हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं है। लेकिन आप अतीक अहमद के लिए जो है दीक्षित परिवार का कवच मत लाइए। अपराधी के लिए निर्दोष का कवच लाने का जो आपका कुकर्म है यह अत्यंत निंदनीय है। इतना निंदनीय कुकर्म क्यों कर रहे हैं? अपराधियों को बचाने के लिए आप निर्दोषों का कवच मत ले आइए। ठीक है, डॉली शर्मा जी हाथ उठा रही थी। डॉली जी मुझे बताइए, ये जो चल रहा है, क्या आपको लगता है कि जफर अहमद के घर पर जो बुलडोजर चलाया गया वो सही था, योगी सरकार का एक्शन? देखिए, अपराधी जो भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जैसा मैंने पहले कहा, लेकिन कार्रवाई सेलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। अभी प्रेम शुक्ला जी ने जो कहा कि जो नहीं मिल रहा है, या इन्होंने जो भी भाषा इस्तेमाल की, अरे दीक्षित परिवार तो अपनी उस झोपड़ी के अंदर था। और अगर प्रेम शुक्ला जी नियमों की बात कर रहे हैं तो नियम ये कहता है कि जब तक आप उसको दूसरी जगह रहने की गरीब परिवार को प्रोवाइड नहीं करा देंगे तब तक आप कार्रवाई नहीं कर सकते। आपने कैसे कार्रवाई कराई? वहां कैसे बुलडोजर चला? वो तो कहीं भागे हुए नहीं थे, दर दर भटक रहे थे, कोई सुनने को उनको तैयार नहीं था। तो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स ना करें। ये बुलडोजर अगर चले तो अगर भाजपा ही अपराध करता है उसके यहां भी चले, अगर कोई और किसी पार्टी का व्यक्ति अपराध करता है उसके यहां पर भी चले। सेलेक्टिव बुलडोजर ना चले, ये आम व्यक्ति पर। ठीक है, डीके दुबे जी से बात करते हैं। डीके दुबे जी, क्या बुलडोजर सेलेक्टिव चल रहा है? फिर मैं कंक्लूडिंग कमेंट के लिए जाऊंगा प्रेम शुक्ला जी के पास। अभी ये पवन अंबेडकर जी ने कहा था कि 72 प्रॉपर्टियां सरकार ने जब्त की। वो किसकी जब्त की इन्होंने ये नहीं बताया। वो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं जो पिछली सरकार में किसी और पार्टी में थे और उन्होंने 72 प्रॉपर्टियां गलत तरीके से अपने नाम चढ़वा ली थी। उस पर भाजपा की सरकार ने एक्शन लिया है, योगी आदित्यनाथ जी ने एक्शन लिया है, किसी और पर नहीं लिया है। तो अपने अरे भैया, प्रॉपर्टियां सारी कब्जे में ले ली। अब आप बताओ, वो अगर विरोध करने आएंगे तो बुलडोजर जो उस पर कंस्ट्रक्शन है वो तो सब गिराए जा रहे हैं ना। तो आप किस बुलडोजर की बात कर रहे हैं? बुलडोजर का मतलब ये साफ है कि आप अगर इंक्रोचर हैं, आपने प्रॉपर्टियां गलत तरीके से बनाई हुई हैं, तो मुझे बताओ कि 72 प्रॉपर्टियां बीजेपी के मंत्री के पास और उसकी प्रॉपर्टियां वापस ले ली, तो कैसे सेलेक्टिव एक्शन हो रहा है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। ये सेलेक्टिव एक्शन नहीं है, जो सामने आ रहा है उस पर एक्शन हो रहा है। ये सीधी सी कार्रवाई दिखती है। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा, लेकिन चलते चलते कहना चाहूंगा, देखिए ये जो राजनीतिक हालात है ना उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें सबको ये समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता अब चाहती क्या है। क्योंकि अंततः आप यहां पर कितना भी आर्ग्यूमेंट कर ले, जनता के पास आपको जाना है, उसने वोट देना है, उसी ने जिताना है, उसी ने हराना है। तो अपने तर्क देने से पहले मुझे लगता है कि नेताओं को बड़ी बहस में इस तरह की बात टाल ठोक के में सोच लेनी चाहिए।